जब देश बदलता है तो सिर्फ कानून नहीं सोच भी बदलती है। और इस सोच को जमीन पर उतारने का काम करते हैं वो लोग जो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं होते बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने का जरिया बनते हैं। आज का एपिसोड एक ऐसे ही अफसर की कहानी है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक संकल्प होते हैं। बिहार के सारण जिले में हुई 3 हत्याओं के उस दर्दनाक वारदात ने जब पूरे सिस्टम को हिला दिया था, तब एक आवाज उठी थी और वो आवाज थी एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष की। जहां आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट अब बीएनएस, बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम बन चुके हैं, वहीं एक नई पीढ़ी के अफसर उन कानूनों को सिर्फ समझ ही नहीं रहे बल्कि उन्हें लागू करके न्याय की एक नई परिभाषा भी गढ़ रहे हैं। आज की बातचीत सिर्फ किसी एक केस के बारे में नहीं है, ये उस सोच की है जो पुलिसिंग को सिर्फ वर्दी नहीं, एक जिम्मेदारी भी मानते हैं। तो आइए इस खास एपिसोड में जानते हैं कि इस सफलता के पीछे क्या थी एसएसपी कुमार आशीष की सोच, उनकी रणनीति और वो लीडरशिप जो बिहार की छवि को बदल रही है। एक केस, एक इंसाफ, एक बदलाव के साथ। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो पूरा प्रोसेस वर्कआउट हुआ है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको आसान भाषा में समझ आ सके कि ये इतना बड़ा लैंडमार्क मूवमेंट क्यों है। ये काफी बड़ा मूवमेंट है हम सबके लिए एज सिटीजंस ऑल्सो। तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो क्या आप ये हमारे दर्शकों को इस मामले के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझा सकते हैं कि एक्चुअली मैटर हुआ क्या था? ये मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि ये मुहर्रम की रात थी, 16-17 जुलाई का ये वक्त था, जिसमें कि प्रोसेशंस वगैरह निकल करके ऑलमोस्ट शांत होने वाले थे और अगले दिन सुबह फिर प्रोसेशंस निकलने वाले थे। तो हम लोग सभी अलर्ट थे काफी। तो अराउंड मिडनाइट जो है हमारे पास कॉल आई कि किसी जगह पे जो है बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं, मतलब 3-4 या 5। पीपल वेर नॉट श्योर हाउ मेनी मर्डर्स हैव हैपेंड। डायल 112 के जरिए ये कॉल आई थी, इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया एंड वी फाउंड आउट दैट देयर आर 3 पर्सन एटलीस्ट हु आर विक्टिम ऑफ दिस स्टैबिंग। तो फिर वहां पर तुरंत हम लोगों ने टीम भेजी, रसूलपुर थानाध्यक्ष, उनके साथ एकमा सर्किल इंस्पेक्टर, एकमा सब डिविजनल ऑफिसर, इन सभी को हम लोगों ने वहां टीम के साथ भेजा जस्ट टू वेरीफाई कि हुआ क्या है। तो दे वर स्टन्ड एंड अमेज्ड कि भाई क्या हुआ है। इतनी ब्रूटलिटी थी, पूरे छत पर खून ही खून फैला हुआ था। 3 लोगों की लाशें थी, मतलब दे ऑल सकम टू इंजरीज। और उनकी जो माँ थी शोभा देवी, शी वाज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग, वो बाहर आई हुई थी। तो फिर हम लोगों ने उसको जो है समझा बुझा करके पहले इलाज के लिए भेजा उसको। इन द मीनवाइल वी स्टार्टेड सर्चिंग नियर अराउंड। तो जो लेडी थी शोभा देवी, शी हैज गिवन अस द क्लू कि क्या हुआ है। घटना ये थी कि उसकी एक बेटी थी जिसका जो अक्यूज्ड है उससे प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान जो है, अब दोनों शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन जो है कास्ट का डिफरेंस काफी था। एक फॉरवर्ड कास्ट, एक बैकवर्ड कास्ट का इशू चल रहा था। तो इसको लेकर के जो है ये गांव वालों में और समाज, इज्जत प्रतिष्ठा जो कह सकती है आप, लगा कि नहीं ये शादी मुमकिन नहीं है। तो ये बात हो करके लड़की ने उसे समझा भी दिया कि ये बाबू मुमकिन नहीं है, तो अब नहीं करेंगे ऐसे शादी। बट जो लड़का था वो जो है एडमेंट था। उसने चाकू वाकू लेके अपने एक दोस्त के साथ वो छत पे चढ़ गया था रात्रि में, और वो लड़की से बात कर ही रहा था, तब तक उसके फादर जग गए। तो फिर हड़बड़ी में जो है, या भागने के लिए या वटेवर मोटिव, उसने ही स्टार्टेड स्टैबिंग। तो उसने लड़की को पहले मारा, उसके पिता आए बचाने, उसको भी मारा, और उसके पीछे एक छोटी लड़की और आई, पिता को बचाना है, तो फिर उसको भी मार दिया उसने। इन द मीनवाइल जो मदर थी वो स्किप कर गई, उसके भी हाथ में इंजरी आई और उसी ने सारी ये घटना बताई। देन शी गेव अस द नेम्स। रोशन और सुधांशु करके लड़का है कि उसने ये मारा है, और उसके साथ एक अंकित भी था। ये हम लोग को बाद में पता चला। तो देन एंड देयर हम लोगों ने जो है 5 टीमें बनाई कि ये घटना काफी सेंसिटिव हो गई थी। एक तो रिपरकशंस इसके ज्यादा थे कि 3-4 एक साथ हत्याएं हो गई थी। मुहर्रम की रात थी, गांव की बात थी, जहां पर लग रहा था कि भाई छोटी सी बात भी जो है
अगले दिन चिंगारी ना बढ़ जाए, क्योंकि हमें ये उस वक्त तक पता नहीं था कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही कास्ट के हैं। तो वी स्टार्टेड प्लानिंग एवरीथिंग कि रात में ही जो है सारी कुछ हम लोग कर ले, ताकि सुबह जब लोग उठे तो इसका जो है रिपरकशंस ज्यादा नहीं हो। तो फिर हम लोगों ने जो है, अब चूंकि इसमें कास्ट का डिफरेंस था ही, और वहां पर जो है विक्टिम और अक्यूज के घर 200 मीटर अपार्ट है, तो ये भी संभावना थी कि हो सकता है कि इनके पक्ष वाले जो है जाकर के वहां कुछ डिसमेंटलिंग करें, उनके यहाँ मारपीट हो, तोड़फोड़ हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत तरीके की प्लानिंग करी गई। 5 टीमें हम लोगों ने बनाई। एक टीम तो जो पहले इलाज करवा रही थी, उसको टेक केयर कर रही थी, उसका पता लिया गया, मैंने बात करी रात में खुद ही। फिर जब ये श्योर हो गया कि हाँ ये अक्यूज है, इसको पकड़ना है, तो तुरंत एक टीम हमारी जो है रेडिंग पार्टी, वो उसके घर पे गई। तो वहां पर पहले तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, दरवाजा तोड़ा गया ऑलमोस्ट। तोड़ करके जब उसे पकड़ा गया तो वो ही वाज बर्निंग हिज क्लोथ्स, तो उसने शर्ट अपनी जला दी थी। उसके टी शर्ट जो जीन्स थी, जीन्स पे उसके खून के छींटे लगे हुए थे। बट वाज बढ़िया प्रूफ था वो कि इसने जो है अपराध किया, वो उसके खून के छींटे और वो जला रहा था। तो समथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। तो हम लोगों ने सीज किया, वीडियोग्राफी में उसको पकड़ा, उससे पूछा, तो उसने फिर बोल दिया कि हाँ आई हैव किल्ड दीस 3 पर्सन्स। तो फिर हमने कहा कि भाई आपके साथी कौन है, तो फिर उसने अंकित का नाम बताया। अंकित वाज आल्सो रिसाइडिंग नियर बाय हिज हाउस। तो उसके यहाँ भी टीम गई, तो 1 घंटे के अंदर में हम लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद ये था कि भाई मर्डर वेपन को सीज करना है, मर्डर वेपन भी चाहिए हमें इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द होल चेन। तो मर्डर वेपन के लिए पूछा उसने, तो बोला कि उसने पास के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। अगेन वी स्टार्टेड सर्चिंग कि वो कहाँ पर है। तो बगल में एक सूखा कुआं दिखा, काफी मेहनत मशक्कत 1-2 घंटे लगी, रात का समय था। तो फिर करते करते फिर जो है वो वेपन मिल गया। तो हम लोगों ने वेपन को सीज कर लिया, उसके क्लोथ को सीज कर लिया, उसे अरेस्ट कर लिया। उसके हाथ और पैर पे खून के छींटे थे। उसके जो मेन एक्यूज है, उसके दाहिने हाथ के ये जो यहाँ वाला पोर्शन होता है, थंब और ये इंडेक्स फिंगर का, इस पे बड़ा सा घाव था, क्योंकि वो चाकू चला रहा था। तो उसके भी चाकू छोटा सा था, तो बहुत बड़ा चाकू नहीं था। इंक्लूसिव प्रूफ मिल रहे थे, एविडेंसेस जो मिल रहे थे इसको हम लोग, और साथ ही साथ जो बीएनएस में नई नई धाराएं आई हुई, उसके हिसाब से हम लोग उसको प्रिपेयर कर करके वीडियो फोटो सब बनाए जा रहे थे। इस सेक्शन 57 और 63 का हम लोगों ने भरपूर उसमें उपयोग किया है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पेन ड्राइव में वो सारे वीडियो बना करके इसको सेव करते चले गए। इसके बाद जो है हम लोगों ने जो विक्टिम, जो उसकी माँ बच गई थी, उसका इलाज करवाया, सारी बॉडीज को वहां पर रिकवर करवाया, फॉरेंसिक टीम को तुरंत भेजा वहां पे। फॉरेंसिक टीम गई वहां पर और उसने सारे ब्लड सैंपल्स और ये जो वहां पर कलेक्ट करने थे एविडेंसेस, 18 एविडेंसेस के पैकेट्स उसने बनाए, और उन सभी 18 को अच्छे से सील कर करके लाया गया। वी डिड द इंटरोगेशन पार्ट, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, ये सारी चीजें हो गई। उसने कन्फेस भी कर लिया, कन्फेशन वाज लीडिंग टू रिकवरी। हमने जो है उसके सील्ड वेपन को भी जमा कर लिया, और इन सारी चीजों को देखते हुए फिर देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि भाई दिस इज अ परफेक्ट केस इन व्हिच वी दिस कन्विक्शन इन अ स्पीडी मैनर, क्योंकि सब कुछ था इसमें। क्राइम हुआ था, मोटिव था, अक्यूज थे, विक्टिम्स थे, हमारे पास एवरीथिंग वाज देयर एंड नथिंग वाज लेफ्ट। ये इसके बाद कोई और हमें इन्वेस्टिगेशन में किसी और को नहीं पकड़ना है, कहीं और नहीं जाना है, तो चेन यहीं पे कंप्लीट होती है। तो व्हाई डोंट वी गेट दिस फॉर ए स्पीडी ट्रैक। तो हम लोगों ने इसको जो है अच्छे से इसमें मेहनत करी, 5 टीमें बनाई गई थी। अगले दिन जो है जब सुबह हुई तो फिर गांव में आक्रोश की संभावनाओं को देखते हुए दोनों के घरों पर, विक्टिम एंड एक्यूज दोनों के घरों पर हमने फोर्स की तैनाती करी। वहां पर मीडिया का, पब्लिक का, पॉलिटिकल लोगों का बहुत तरह मामला होने लग गया फॉर डिफरेंट रीजन, और मामले को उठाया गया। सोशल मीडिया में अलग तरीके की खबरें चलने लग गई थी। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी काफी चीजें दिखा रहा था। तो इन सबको टैकल करने के लिए हमने फिर साइबर जो हमारे टीम थी उसको भी एक्टिव किया कि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना है, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं पर किसी तरह का डर का माहौल नहीं हो, और हम लोगों ने क्या किया ये सही तरीके से पब्लिक के सामने आ सके। एक टीम हमारी वो भी देख रही थी, एक टीम में जिसमें हम लोगों ने उसका सैंपल कलेक्ट किया था, उसके हाथ पैर पे खून के छींटे थे, उसकी ब्लड सैंपलिंग करवा करके स्पेशली हमने कहा कि इसका डीएनए हम लोग जो है जो डेड बॉडीज हैं उसके डीएनए से मिलाएंगे, सो दैट इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ कि भाई इसी ने उसको मारा है, तभी उसके ब्लड के छींटे इसके हाथ पैर पे आए हुए हैं। एंड जो जीन्स है और शर्ट में जो बचे हुए थे उसको भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करवा करके भेजा था। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उसको जेल भेज दिया,
पूछताछ कर करके कंप्लीट कर करके इसका इलाज करवाया गया एंड वी स्टार्टेड रनिंग कि भाई अब इसको हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे। जल्दी से चार्जशीट करने के लिए आवर इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड विद इन 3 days। आई रिपीट, विद इन 3 days। बट वी वर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स ऑफ एफएसएल, क्योंकि ये जो 18 प्रोडक्ट्स गए हुए थे वहां पे, इसकी रिपोर्ट मिलने में देर हो रही थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। बहुत सारे वहां पे पेंडेंसी रहती है। तो हम लोगों ने बात किया एफएसएल के डायरेक्टर से। एफएसएल के डायरेक्टर ने कहा कि हाँ भेज देते हैं, देखते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं। इस तरह करते करते फिर जो है 12-13 दिन निकल गए। तो फिर फाइनली मैंने डिस्ट्रिक्ट जज से बात किया कि ऐसा ऐसा मामला है, डीएम से बात किया कि ऐसा ऐसा मामला है, वी आर नॉट गेटिंग द रिपोर्ट इन द रिक्विजिट टाइम मैनर। तो चार्जशीट हम लोग कर देते हैं और रिपोर्ट जैसे आएगी फिर हम लोग ड्यूली सबमिट कर देंगे न्यायालय में। तो फिर ये बात हुई कि हाँ ये किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने 14वें दिन में चार्जशीट किया था। तो जो आपका एक प्रश्न था कि 14 दिनों के अंदर में, हमारा तो 3 ही दिनों में हो चुका था। हम लोगों ने उसे खींचा इसलिए कि भाई हमें एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ रही थी। खैर एनीवेज, एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो ट्रायल में आई। हम लोगों ने 14वें दिन चार्जशीट जमा करी और उसी दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक लेटर लिखा जिसमें हमने ये कहा कि हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो इट शुड बी कंसीडर्ड फॉर स्पीडी ट्रायल। देन ही ड्यूली एक्सेप्टेड। तो जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है उसके यहाँ से चार्ज फ्रेम करवा करके दूसरे या तीसरे दिन जो है वो कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास चली गई एंड आई रिक्वेस्टेड हिम फॉर द ट्रायल बाय हिमसेल्फ कि वो खुद ही इसमें ट्रायल ले। तो ही एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट एज वेल। तो उन्होंने फिर जो है अपने यहाँ ट्रायल शुरू कर दिया। तो इसमें चार्ज हो गए, उसके बाद फिर उनको पुलिस पेपर दिलवा करके बाकी सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, इसमें 13 अगस्त से, आई रिमेम्बर 13 अगस्त से इसमें हियरिंग शुरू हो गई। वो गवाहों की, विटनेसेस की प्रेजेंस शुरू कर दी गई और इसमें जो है 30 अगस्त तक हम लोगों ने ये सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस कर दिया। देयर वर 12 विटनेस, जिसमें जानबूझ करके हम लोगों ने ऑफिशियल विटनेसेस की संख्या ज्यादा रखी थी। हमारे ऑफिशियल विटनेसेस थे, एक उसमें विक्टिम है और बाकी सिर्फ 4 इंडिपेंडेंट थे विटनेसेस, ताकि विटनेसेस की अगर पलटनी है, अगर किसी तरह का गड़बड़ होता है तो हमारा प्रोसिक्यूशन उससे हैम्पर नहीं। एक नंबर ये था। दूसरा कि हम लोगों ने जो है जो पेन ड्राइव और जिस स्टेज पर हमने जैसे जैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी थी अकॉर्डिंग टू बीएनएस एंड बीएनएसएस, तो उसको हम लोगों ने कोर्ट में समय पर जमा करते चले गए। ये सारी चीजें हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वी आर सबमिटिंग नाउ दिस। तो ये सारी चीजें जो थी वो एक तरह से जुडिशरी को काफी हेल्प किए जा रही थी। ये सारी हमारे सामने ये आ रहे हैं और विटनेसेस का टाइमली प्रोडक्शन हम लोगों ने किया। हर दिन एक विटनेस की गवाही हो रही थी। आई रिक्वेस्टेड कि भाई आप 2-3 लेकर के और जल्दी कर सकते हो। देन ही सेड नहीं, देयर इज अ जुडिशियल प्रोसेस एंड वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस वन एट अ टाइम। एक दिन में एक ही करें। तो उसको हम लोगों ने करवा लिया। 30 अगस्त तक जाकर के इसमें विटनेसेस हो गए सारे। एफएसएल की रिपोर्ट तब भी नहीं आई थी। देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग। फिर डायरेक्टर से बात करके अगले दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई गई। उसके बाद फिर 3rd सितंबर को द लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज फाउंड देम गिल्टी। दे डिक्लेयर्ड कि हाँ ये लोग गिल्टी हैं, दोषी हैं। और आफ्टर 48 आवर्स 5th सितंबर को, दैट वाज द 50th डे ऑफ द इंसिडेंट, तो उसमें उन्होंने उसको जो है LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन उसको सजा करवाई। और जो इसमें हम लोगों ने जितनी तेजी से इसमें सारे प्रोसेसेस पूरे किए थे उसका फल ये मिला कि इट वाज एडजस्ड एज द फर्स्ट कन्विक्शन अंडर BNS आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेसेस। तो ये जो है गंभीर शीर्ष में, हत्या के शीर्ष में ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसमें जो है पहली सजा कराने का जो है ये श्रेय दिया जाता है। और ये केस जो है काफी चर्चित भी हुआ बिहार के लिए ही, पूरे देश के लिए, और कई जगहों से इसके बारे में जांच की गई, पूछताछ की गई और सभी ने कहा कि ये हुआ है। क्योंकि मुझे याद है कि इसके बाद 9 तारीख को शायद दिल्ली या कहीं पे और में कोई जजमेंट दिया गया था। तो आवर्स क्लेम एज फर्स्ट एंड इट वाज वेरीफाइड एंड appreciated by Honorable Prime Minister, Honorable HM, Home Minister in the whole DGP-IG conference which was held in December 2024 in Bhubaneswar. I was invited over there for a presentation on this case which I presented and they were quite happy. They added few suggestions as well how we can go better in these laws and
वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट एज वेल। एंड मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से 3 लाख रुपए भी दिलवाया है, मुआवजा भी दिलवाया है। दैट इज ऑन कंस्टेंट परयूजल ऑफ आवर एफर्ट्स। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है हम लोगों ने जो भारतीय न्याय संहिता की न्याय की अवधारणा है उसको हम लोगों ने पुष्ट करते हुए विक्टिम को बहुत कम समय में न सिर्फ दोषियों को सजा दिलवाई है, पनिशमेंट दिलवाया है, बल्कि उनके जीवन यापन के लिए, उनके आगे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको मुआवजा भी दिलवाया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सके, वो जीवन यापन अच्छे से कर सके, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का भी सपना है। और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में हमसे कहा भी था, उस वक्त तक मुआवजा नहीं मिल पाया था, तो उसमें मुआवजे के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया उसके बाद हम लोगों को सफलता मिली। सर, जैसे अब ये एक चीज है जिसके बारे में, ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में हमारे मिक्स्ड इमोशंस है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें इस चीज पे तो प्राइड है कि इतना स्पीडी ट्रायल हुआ, पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ, सब चीजें इतने अच्छे तरीके से हुई, पर एट द सेम टाइम ये जो हरकत हुई है ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और इस पे हम कभी भी किसी चीज की प्राइड नहीं ले सकते। और प्लस आई थिंक ये एक ऐसा मैटर है, आई थिंक इसमें आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी इसलिए आई होंगी क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मैटर, सिर्फ एक क्रिमिनल मर्डर का मैटर नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इंटरकास्ट, दो लोगों का आपस में रहना, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो जाते हैं। तो सर, जब आप ये सब कर रहे थे, आपका ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना सेंसिटिव, तो सर आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए थे कि मतलब, एंड सर जैसे हम सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव प्लेटफॉर्म है, अगर एक ऑफिशियल वेबसाइट से एक चीज रिलीज होती है तो इससे पहले वो लोगों तक पहुंचे उसके 4 अलग पहलू बन चुके होते हैं जब तक वो दूर की जगहों पे पहुंचती है। तो सर ऐसे में नॉर्मल लोगों के लिए ना सही और गलत, पुलिस को सही समझना, गलत समझना, विक्टिम के लिए सिंपैथाइज होना, क्रिमिनल्स को पहले क्रिमिनल घोषित कर देना वर्डिक्ट आने से पहले, ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो सर इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। इसको बेसिकली हम लोग सोसाइटी से जोड़ सकते हैं। जो सोसाइटी होता है वो बदले नहीं जा सकते, और कुछ जगहों पर हम लोग मानते हैं कि स्टिल लैगिंग बिहाइंड, दैट्स ट्रू। खासकर करके जिस परिवेश में ये घटना हुई थी वहाँ जाति, समाज और धर्म का बंधन आज भी है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में और रहेगा जब तक कि सोसाइटी खुद भी बदलना अपने आप को सुनिश्चित ना करे। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज थी उस रात में। तो मैंने बताया कि मुहर्रम की रात थी, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, हिंदू मुस्लिम का होता तो और ज्यादा बढ़ जाता। अब वो छोड़ के इंटरकास्ट मैरिज की बात आ गई, ये भी बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि एक जो है वो एकदम फॉरवर्ड स्टेटअप है और दूसरा जो है एकदम लोअर स्टेटअप है। तो दिस इज अगेन अ वेरी टीडियस सिचुएशन। तो हम लोगों ने वहां पर ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से किसी भी कम्युनिटी या कास्ट के खिलाफ कोई बात ना जाए। यहाँ तो कुछ लोगों ने ये भी चलाना शुरू कर दिया कि हाँ फलाना ने जो है उसको मार दिया है, ये हो गया है, हमारा समाज जिंदाबाद टाइप से, ऐसे भी कुछ घटनाएं हो रही थी जिसको हम लोगों ने सामने रहते उस पोस्ट को टेक डाउन किया, उस आदमी को अरेस्ट किया, उसको भी जेल भेजा। बट वी डू नॉट हाईलाइट सच थिंग्स, क्योंकि इससे फिर और रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि ये फिर और दूसरे लोगों को कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो जाता है फिर ये। हाँ, तो इस तरह की चीजों को भी हम लोगों ने देखा था, उसको भी टैकल किया था। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके वो दिखाने लगते हैं ना, छपरा दहल गया, सारण में ये हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी पूरे देश की मीडिया में, आज तक में एबीपी न्यूज, उस तरह सभी लोग दिखाए जा रहे थे। एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माय पुलिस हेडक्वार्टर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मीडिया पीपल की क्या हो रहा है, कैसे, कुछ आप खुद बताइए। आई हैड टू ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई हैड टू गिव बाइट्स कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हम लोगों ने ये कर लिया है, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, वी हैव अरेस्टेड देम, वी हैव सीन दिस, वी हैव टेकन द विक्टिम फॉर सेफर ऑप्शंस, वी हैव डेप्यूटेड enough number of police personnel to their houses। बहुत तरह की चीजें मुझे खुद जवाब देना पड़ रहा है। एंड सर आई थिंक ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर्स दिए, अकाउंटेबिलिटी दी, आई थिंक ये भी बहुत बड़ा स्टेप था, बिकॉज जब हमको डायरेक्ट सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और हम क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, तो हम दूसरे सोर्सेस को सर्च करके वो चीजें बिलीव करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है लोगों को रिस्पॉन्सिबली ये समझने में कि क्या एक्चुअली में हुआ है और क्या हो रहा है।
एंड सर जैसे कि आपने बताया 14 डेज का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का, एंड आपने वो 3 डेज में कर दिया। एंड सर आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप, इट्स नॉट इवन हाफ। 3 दिन और 14 दिन बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज अ बिग, मतलब चार्जशीट का आई थिंक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोसीडिंग्स को फॉलो अप करने में। तो सर क्या आपने इसके लिए कोई स्पेशल प्लान इनैक्ट किया था कि आप ये जल्दी कर सको? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको ये बात पता थी कि एक तो फेस्टिवल का टाइम है, ये इंटरकास्ट कुछ भी हो सकता था, एविडेंस टैंपरिंग हो सकती थी, तो इन सब चीजों को क्या आपके दिमाग में पहले से एक एक्शन प्लान था? जी, उसी रात एक्शन प्लान मैंने बताया, मैंने 5 टीमें बनाई थी। तो जो हमारी रेडिंग और ये पूछने वाली टीम थी, इंटरोगेशन की टीम थी, एफएसएल टीम के अलावा जो सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम थी, उसके अलावा एक हमारी अनुसंधान की भी टीम थी जो इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रही थी, विच वाज हेडेड बाय मी ओनली एंड माय क्राइम लीडर। तो हम लोग मिल करके वहां के डीएसपी जो एसएचओ है वहां के और वहां के आईओ इसके कंस्टेंट टच में थे। एक एक लाइन खुद हम लोगों ने देख करके उसमें लिखवाई थी, सो दैट कि कहीं भी कुछ भी फालतू की चीजें ना हो जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल हैम्पर हो जाए। तो ये सारे बिंदुओं पर हम लोग देख रहे थे। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 3 days इन्वेस्टिगेशन। मैडम, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना सिर्फ 24 घंटे की जिम्मेवारी है। ये जो बाकी आप देख रही हैं वो डिले है। इन्वेस्टिगेशन हमें सिर्फ 24 घंटे में पूरा करना होता है। अगर आपने सही से कानून उसमें देखा हो तो उसमें जो है यही लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर में एनी केस हैव टू बी फिनिश्ड। लेकिन ये डिले हो जाता है अक्सर हम लोगों से, क्योंकि बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की परेशानियां रहती हैं। फिर भी हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पर 3 दिनों के अंदर में किया था। 3 दिन के बाद हम लोग चार्जशीट करने में कैपेबल थे। वी हैड एनफ मटेरियल्स, बट वी वर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स ऑफ एफएसएल व्हिच वाज नॉट सबमिटेड इन ड्यू टाइम। लेकिन फिर भी इसलिए हमारा 14 दिन का डिले हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिपोर्ट मंगवाई और उसको जमा करवाया। रिपोर्ट वाज कंक्लूसिव। उसमें उन्होंने लिखा कि जो विक्टिम है, जो अक्यूज है, उसके पैर पर जो ब्लड पाए गए वो विक्टिम के राइट या लेफ्ट ब्रेस्ट साइड से निकले हुए खून के अंश पे डीएनए पे मैच करता है। दैट वाज वेरी कंक्लूसिव प्रूफ। और ये जो है अवधारणा हमारी जो बीएनएसएस में बताई गई है कि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक ये साइंटिफिक और फॉरेंसिक वाले जो एविडेंसेस हैं वो कंक्लूसिव होते हैं। तो उसको जो है पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने इसमें ये लगाया था और विच वाज वेरी हेल्पफुल। और सर जब आप एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, जो भी बहुत ट्रिकी चीज होती है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज एक जगह पे मिल जाती है, भाग दौड़ होती है, उसमें भी आई थिंक अलग चैलेंजेस फेस होते हैं। तो सर जो आपने एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करे, तो उसमें आपको किस टाइप की टेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक्स की मदद लगी थी? टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तो हम लोग लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि वो रात का समय था और हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन वहां पर नहीं थे। व्हाट वी डिड, वी यूज्ड सिंपल मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा से जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, आजकल कैमरे थोड़े अच्छे आने लग गए हैं तो पिक्सल अच्छी होती है तो हमें क्वालिटी मिल जाती है। रात हो चाहे दिन हो, टॉर्च जला करके भी अगर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमने ये सारा मटेरियल जो है मोबाइल के कैमरे से, फॉरेंसिक की टीम जो आई थी उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स लगाए थे, तो वो सारी ले करके हम लोगों ने जो है इसमें एविडेंसेस बनाए थे। और ये सभी की डिटेल हम लोगों ने पेन ड्राइव के माध्यम से कोर्ट में जमा कराई थी समय से। एंड सर जैसा कि आपने बताया कि इतना क्विक एक्शन प्लान था आपके पास, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हुआ तो वैसा कर देंगे। क्योंकि सर आपने बताया कि कुछ ही घंटों के अंदर घटना के आपने दोनों ही क्या कहते हैं अपराधियों को पकड़ लिया था। 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। 1 घंटे में सर, जो कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज है। और जब आपने उनको इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कैसे लीड्स मिली, कैसे क्या हुआ? तो जो सोल विटनेस का बयान था उसमें लीड दिया था कि रोशन आया था फलना टोले से, तो वही नहीं माना, शादी बोल रहा था, उसे मार दिया। तो वी फॉलोइंग द ट्रेल। तो फिर अब हम लोग उस टोले में गए, वहां पर पता किया कि उसके पिता का क्या नाम है, कौन सा रोशन है, उसके घर में गए और उसके घर को खुलवाया। उसके बाद उसके हर सामान को सील किया। वी स्टार्टेड आस्किंग हिम कि भाई तुम्हारे साथ और कौन था। फिर उसने बताया कि उसके साथ उसका दोस्त अंकित था। फिर उसके घर पे गए, फिर वहां से उसको पकड़ा, उसके कपड़े वगैरह जो थे वो सील किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है क्राइम वेपन को सील किया। तो ये सारा ट्रेन जो है लोगों ने फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है वो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया, बहुत अच्छा था।
और उसके रिपोर्ट्स बहुत सहायता मिली। एंड सर, जो पीड़ित का परिवार था, क्या उनको सुरक्षा के अलावा किसी और तरीके की सहायता की जरूरत थी कि पुलिस ने उनको किसी और तरीके से सहयोग दिया हो? पीड़ित और जो अक्यूज दोनों की फैमिलियां जो थी वो वल्नरेबल हो गई थी। गांव के समाज के लोग भी या उस जाति के लोग भी कहीं इस तरह से जो है वो आगे करके ना करते कि भाई हमारे समाज की इज्जत खराब हो गई या ऐसा हो गया। तो पहले दोनों जो हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय कर करके उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर करके उनको सुनिश्चित किया कि उन दोनों पे कहीं से नहीं सुरक्षा देते थे। कहीं आना है, मार्केट जाना है या कोर्ट में आना है, वेरेवर, तो इस तरह हम लोगों ने वहाँ पर उनको सुविधाएं दी थी। और इसके अलावा जो है उनके रोजगार के लिए भी मैंने बात करी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि जो विक्टिम की फैमिली है उसको एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकें, तो उसमें भी हमें सहायता मिलेगी। सर, जैसे बीपार्ट द्वारा भी आपकी बहुत सराहना की गई और आपने इस केस को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। और सर, ये ऐसा केस था जिसमें कहा गया कि बीएनएसएस के प्रोविजंस के तहत पहला कन्विक्शन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, बीपार्ट वाले में जो है जब इनविटेशन आया और वहां पर खास करके जब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बहुत सारे जस्टिस थे पूरे देश के कई जगहों से, डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, आईएएस, आईपीएस, सब बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे। तो वहां पर जब प्रेजेंटेशन गया तो पहले तो लोगों को लगा कि पता नहीं क्या है, बट व्हेन आई एंडेड माय प्रेजेंटेशन इट वाज अ ओवरवेलमिंग रिस्पांस, ह्यूज अपलॉज वाज देयर एंड चीफ जस्टिस आल्सो अप्रिशिएटेड आवर ये जो होते हैं अपने जो अपने होते हैं वकील, क्या नाम होता है इनका, एडवोकेट जनरल, ही वाज आल्सो देयर, ही वाज आल्सो अप्रिशिएटेड। तो बहुत तरह की चीजें अच्छा लगा कि ये सुन करके कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इतना बड़ा काम हो सकता है। मैं ये भी नहीं सोचा था कि बीएनएस में पहली सजा हो पाएगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी सजा। Why anybody would be waiting for कि भाई यहाँ पे सजा होगी उसके बाद हम सजा कराएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। बट वी डिड द राइट थिंग इन अ फास्टर पेस सो दैट कि हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकें। और इसके माध्यम से हम लोग समाज में एक मैसेज ये भी देना चाहते थे कि भाई अपराधी अपराध कर करके छुप नहीं सकता है, उसको सजा मिलेगी और स्पीडी मैनर में मिलेगी, उसको त्वरित गति से न्याय दिलाना, तभी जो है जस्टिस हो पाएगा। अदरवाइज जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, आप लोगों ने सुना ही है। yes, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फास्टर पेस पे काम किया और सॉलिड तरीके से इसमें सभी तरीके के एविडेंसेस, सभी तरीके की कोऑर्डिनेशन करते हुए इसमें सजा दिलाई। सर, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम बीएनएस भी कहते हैं, उसके जो नए प्रावधान है, क्या उनका कोई विशेष रोल रहा है इनमें कि जैसे पुराने वाले में और नए वाले में प्रोसीजरल पूरा फॉलो करने में? पुराने वाले और नए वाले में मैं यही बताऊंगा कि सेक्शन 57 और 63 जो बीएनएसएस के हैं, उन्होंने मैंडेटरी ये अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लिया है कि जो फोटो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो अब प्राइमरी एविडेंस कहे जाएंगे। तो अगर हम लोगों ने उसको ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में सही तरीके से बना करके सबमिट किया, जैसा हम लोगों ने 32 GB की पेन ड्राइव में सबमिट किया था, तो दैट वाज एक्सेप्टेड एज प्राइमरी एविडेंस, तो उसमें हमें परेशानी नहीं हुई। बाकी जो चीजें थी, उसका टावर लोकेशन, उसका सीडीआर वगैरह निकालना, इन सब चीजों को भी हम लोगों ने थंब किया उसमें, और वो भी हेल्पफुल हुआ था। तो इस तरह से उसमें नए प्रोविजंस का असर तो पड़ा है और फायदा तो हुआ है, और हम लोगों ने जो है उसका जो है स्पीडी ट्रायल में इसका काम भी किया और उसका फायदा मिला। सर, जैसे हमने बिहार को मूवीज में, सीरीज में, न्यूज में भी कई बार देखा है कि यहाँ पे हम लोग का जो परसेप्शन बन जाता है, कई बार बिहार को जंगल राज के नाम से कहा जाता है। यहाँ पे बड़े इनफेमस गैंगस्टर्स थे जिनको बाहुबली कहते हैं, जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रेवलेंट हो रहा था, या एटलीस्ट कॉमन पब्लिक को ऐसा परसीव करवाया था इन सब चीजों के थ्रू। और फिर सर, अब हम आज के टाइम में देखते हैं आप जैसे ऑफिसर्स को, जो हमारे सारे लीगल टूल्स को, हमारी सारी चीजों को इतना ज्यादा एक्सेसिबल वे में यूज कर रहे हैं और सही तरीके से जस्टिस भी प्रिवेल करवा रहे हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि बिहार अब बदल रहा है? देखिए, बिहार बदल रहा
है और पिछले कई वर्षों से बदल रहा है। मैं बता दूं कि एक समय था जब बिहार ही नहीं हर जगह इस तरह की स्थितियां थी, चाहे आप मुंबई में गुंडा राज माफिया राज बोले, चाहे यूपी में जो है भैया जी लोगों का राज, चाहे दिल्ली में, चाहे गुड़गांव में, हर जगह इस तरह की चीजें हो रही। तो क्या है कि बिहार इन सब चीजों पे इन्फेमस ज्यादा हो गया शायद। तो खैर मैं बता दूं कि बिहार सिर्फ इसी में फेमस नहीं रहा है, बिहार में बहुत तरह की चीजें हुई हैं जो शायद आपकी जानकारी में ना हो। स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट भी बिहार में ही सबसे पहले तेजी से लाया गया था और उसको एग्रेसिवली फॉलो किया गया था 2005 के बाद, जिसमें कि कई इस तरह के गैंगस्टर्स को पकड़ के सजा दिलाई गई थी। 2005 से लेकर के 2008-9 का जो पीरियड था वो सुशासन का समय कहा जाता था, जिसने सुशासन बिहार में लाया था और उसमें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हजारों अपराधियों को इस तरह से सजा दिलाई गई थी। और साथ ही आप बीएनएस में पहली सजा की बात कर रही, मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार ने पॉक्सो एक्ट में भी पूरे देश में पहली सजा कराई। ये 2014-15 की बात है। उस वक्त मेरी जानकारी में अरविंद पांडे सर एसपी हुआ करते थे। तो जब ये सजा हुई तो ही कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से आपने बिहार पुलिस का झंडा बुलंद किया है। पॉक्सो में भी पहली सजा पूरे देश में बिहार ने करवाई थी और बीएनएस में भी पहली सजा पूरे देश में बिहार ने करवाई। तो यकीनन परसेप्शन चेंज हो रहा है और जो यंगस्टर्स हैं वो इसमें अच्छे तरीके से आ रहे हैं और जो नए कानून बन रहे हैं या नई सुविधाएं दी जा रही है उसका उपयोग हमें बेहतरी के लिए करना चाहिए, समाज के हित के लिए करना चाहिए और कानून कैसे सहज और एक्सेसिबल हो पब्लिक के लिए, इसके लिए यूज करना चाहिए। तो हम लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर रोज जनता दरबार भी होता है, पब्लिक से हम लोग भी मिलते हैं और मैं व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब के माध्यम से भी अवेलेबल रहता हूँ। तो जितना ज्यादा हम लोग जनता से कनेक्ट हो पाएंगे और जितना ज्यादा सहज हो पाएंगे उतनी जल्दी न्याय की अवधारणा हम लोग पूरे समाज तक पहुंचा पाएंगे। सर, ऐसे केसेस के चलते हम एज सिटीजन्स डरते भी हैं, हमारा मन भी परेशान होता है और हम बहुत चीजों की निंदा भी करते हैं। सबकी अपनी अपनी टिप्पणियां होती है, पर सर इसमें होता क्या है कि हमारा पुलिस के ऊपर विश्वास भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि जस्टिस सर्व हुआ है। वो प्रोसीजर फॉलो करने का पहला स्टेप क्योंकि पुलिस ही लेती है। जब हम जाके कंप्लेंट लेते हैं या मतलब हम हेल्प के लिए सबसे पहले वहीं आते हैं क्योंकि यही हमारी वो है। तो सर आप ऐसे में जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यंग ऑफिसर्स और साथ में आम जनता के लिए भी हमारा मैसेज यही रहेगा कि पहले तो कानून पे भरोसा करें। जो नया कानून बनाया गया है या पुराना कानून भी था, तो कानून पे भरोसा करें, प्रशासन पे भरोसा करें और ये सब आपकी बेहतरी के लिए प्रोसेस को जाने, जो प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया के चक्कर में ही बहुत तरह की गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे पब्लिक से हो। तो प्रक्रिया को समझें और उसके बाद एक्ट करें। जितने सीमित संसाधन या जितनी सीमित चीजें हैं उसको लेते हुए मैक्सिमम यूज हमें करना है। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। पहले सब संसाधन बढ़े हैं, अभी भी शायद एडिक्वेट नहीं हो हर जगह, लेकिन हम लोग इसी बहाने धीरे धीरे काम करते हैं। हम लोग इस दिशा में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन सफलता मिलेगी। मैं आपको बता दूं, बिहार में पहला इन्वेस्टिगेशन मेडल भी मुझे मिला। 2020 में एक केस का डिटेक्शन हम लोगों ने किया था सफलतापूर्वक। एक गैंग रेप की वारदात हुई थी जिसमें 7 लोगों को आजीवन कारावास हमने दिलवाया। इस केस का चयन किया गया था तो उसमें माननीय गृह मंत्री के अनुसंधान में उत्कृष्टता पदक, वो भी पूरे बिहार में पहला हमें ही मिला था। तो हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं और अगर आप काम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अच्छे भरोसे के साथ और जानकारी के साथ कर रहे हैं तो यकीनन सफलता मिलेगी और ऐसी ही सफलताओं से पुलिस का इकबाल भी बुलंद होगा और जनता में भरोसा भी बना रहेगा। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी वारदात हुई इसमें मतलब जो उस लड़के ने किया वो बहुत गलत था, क्योंकि ये बहुत सारे राइट्स का भी वायलेशन है कि मतलब मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ चीजें हैं जो हर इंसान को अपने एंड पे फुलफिल करनी होती हैं और लोगों को समझना चाहिए कि मना करने का मतलब क्या होता है और उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये चीज एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए बढ़ाई जा सकती है जिससे इस टाइप के मामले कम हो, या कुछ और अगर आपको लगे? बिल्कुल, एजुकेशन और अवेयरनेस का इसमें असर पड़ता है। जिस क्लास को वो लड़का बिलोंग करता था
यकीनन पढ़ा लिखा क्लास नहीं था। ही वॉज वर्किंग एज अ लेबरर इन सम माइंस एट उड़ीसा। तो उड़ीसा में वो काम करता था। दूसरा कि एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, और तीसरा कि जो परिवेश है जहाँ से वो आ जा रहा है उसके अगल बगल में इसी तरह की घटनाएं होती हैं। देखते हैं कि वो ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, या एक जो क्या कह सकते हैं उसको, जो दायरा है उनका वो बड़ा संकुचित रह जाता है। बहुत ज्यादा चीजें वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये है तो ये है, यही हमको चाहिए। सर क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि कई बार एजुकेशन और अवेयरनेस से ज्यादा इंसान के अंदर सेंसिटिविटी होती है तो भी ऐसी चीजों को रोका जा सकता है? देखिए, नॉट ऑलवेज, क्योंकि क्राइम तो अमेरिका में भी होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, 100% Right. लिटरेसी है। सेंसिटिविटी अगर तो है ये हर जगह नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, मैं इसमें इम्फेसिस करूंगा कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परवरिश, उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब देखिए, आजकल जो ऐसे युवा हैं वो सिर्फ मोबाइल में 1.5 GB डेटा खत्म करने में लगे रहते हैं। अब वो 1.5 GB में वो क्या देख, इसकी कोई सुपरविजन नहीं है। नोबडी बॉदर्स, चाहे उसका पेरेंट्स हो, कोई सुपरविजन नहीं है। और आई एम सॉरी टू से, बहुत तरह की चीजें फ्री में ऑनलाइन में अवेलेबल है, बिल्कुल सर। जिसको देख करके जो टेंडर माइंड्स हैं वो ऐसी Influencer. घटनाओं में या रेप की घटनाओं में घुसेगा ही घुसेगा, इस तरह के काम करेगा ही करेगा। तो उन चीजों को, उस प्रवृत्ति को भी रोक लगाने की जरूरत है। माता पिता को इसमें आगे आने की जरूरत है। समाज में जो हम जैसे जागरूक लोग हैं उसको आने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर हम लोग एक समेकित रूप से रोक लगा सके। इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसका नाम आवाज 2 रखा है। ये आवाज 2 प्रोग्राम जो है विशेषकर महिलाओं, माताओं, बहनों, बच्चियों के लिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जाने अनजाने में गलती से या शौक से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने वीडियो बना करके डाल देते हैं या फोटो अपना डाल देते हैं, और उसके बाद फिर जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको ट्रैक कर करके उनकी AI से फोटो बना करके तरह तरह की दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग देम। बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक शोषण भी हो सकता है। और उसके बाद एक स्थिति ये आ जाती है कि रूडिमेंटरी सोसाइटी या जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड सोसाइटी नहीं रहती, वो जो है ऐसे में किनारा कर लेती कि नहीं, हम नहीं करेंगे, जान तुम अपना देखो, तुम ही की हो, तुमने इज्जत खराब कर दी, लड़कियों को जो कहा जाता है। तो फिर लड़की के पास ये या तो रहता है कि वो उस प्रेशर को सकम कर ले, उस लड़के के साथ भाग जाए, या उसको वो ले जाके कहीं बेच दे, या इस तरह के दलदल में फंस जाए, या फिर सुसाइड कर ले। बहुत ये 2 ऑप्शन अलग अलग तरीके के फिर सोशल प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा आ जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम हो जाते हैं, और वो वापस नहीं जा पाती है अपने उस एक जो क्या कहते हैं अच्छा माहौल होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के आवाज 2 प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसमें मेन हमारी मोटो रहता है काउंसलिंग करने का, कि ऐसी बच्चियों की हम लोग काउंसलिंग करें कि क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। इंटरनेट, सोशल मीडिया जो है अपने आप में बड़ा ही डेमन है, जिसको हमें संभल करके यूज करना है, और खास कर करके प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है, कोई भी इस तरह से लिंक आए उसको नहीं क्लिक कर लेना है, बहुत तरह की चीजें बताई जाती है। और उसके बाद उनको ये भी भरोसा दिलाया जाता है कि अगर गलती से ऐसी गलती हो जाए तो घबराना नहीं, पुलिस का, प्रशासन का, 1930 हेल्पलाइन का बिल्कुल मदद लेना है। और हमारी एक मुहिम जो आवाज 2 है, उसकी हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने जारी करी है, जो इस पे कॉल भी आते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि अब तो हमारा सिर्फ जिला से नहीं, हमारे यूपी, बंगाल, आसाम, झारखंड से भी बच्चियां फोन करती हैं कि हमें बचा लीजिए। तो हम लोग वहां तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग वहां के थाना को, कंसर्न को बता देते हैं, और जो काउंसलिंग होती है वो हम लोग कर देते हैं। तो आई एम हैप्पी कि पिछले 1 साल में करीब 252 लड़कियों को हम लोगों ने इस तरह से सिक्योर किया है, और इसके सेमिनार्स भी हम लोग चला रहे हैं। तो यही जरूरत है, छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग प्रशासन के स्तर पर या आप लोग अपने स्तर पर कहीं शुरू करें तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है। और खास कर करके पेरेंट्स का, गार्जियंस का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो मॉडर्न दुनिया बन गई है आपकी, सोशल मीडिया के जरिए जो फ्री इंटरनेट वाली दुनिया है, ये सभी तरीके के अपराध को जन्म दे रही है, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये दुखद स्थिति, इसको टैकल करना चाहिए। और सर अंत में, जैसे इस केस में जो जो प्रोसीजर्स फॉलो हुए, जो जो चीजें हुई, उन सब से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मतलब बहुत नई नई चीजें रियलाइज भी हुई होंगी, नई नई चीजें सीखी भी होंगी, और नई चीजों के लिए हम तैयार भी हुए होंगे। तो सर क्या ऐसी कोई इमीडिएट स्ट्रैटेजी या कोई इमीडिएट रेमेडी है जो आप लोगों ने जारी करी है सबके
जनहित में। सर के लिए यस सर, जिससे ये चीजें आगे या तो ना हो या अगर बाय चांस हो भी तो उनको जल्दी से हम डैमेज कंट्रोल कर सकें। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि हम लोग इसमें लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइबर सेनानी करके ग्रुप होता है। साइबर सेनानी वो ग्रुप होता है जो डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स का ग्रुप होता है, जिसमें कि समाज के लोगों से हम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट डेली पास करते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अभी जैसे बकरीद खत्म हुआ है, तो बकरीद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस वी आर टेलिंग पीपल कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम लोग कानून के बारे में भी उनको बताते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज कराई जा सकती है, आप कैसे पुलिस को, कैसे प्रशासन को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप एफआईआर कैसे दर्ज कराएंगे। अगर नहीं पढ़ाया जाता हो तो बताइए। ये जो लीगल नॉलेज है ये मिलना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जो है इन सब चीजों पे हम लोग पा पाएंगे। और इसके लिए हम लोग को जो प्रोसेस है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचानी होगी, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जिससे कि उन्हें फायदा हो सके। एनी अदर क्वेश्चन? सर मतलब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे बिकॉज आपके वैलर से, आपके इतने ज्यादा बड़े योगदान से सोसाइटी में हम सब ने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ समझा है, जो एक बहुत ज्यादा बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो क्राइम करने के बारे में भी सोचते हैं और उन लोगों के लिए जिनके साथ हो जाता है। ये आई थिंक दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एंड सर थैंक यू सो मच दैट आपने हमको इतना वैल्यूएबल टाइम दिया अपना। और सर जो चीज़ें इस कॉन्वर्सेशन से हमने सीखी हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है, जो हम आई थिंक ढंग से देखेंगे तो फायदम कर पाएंगे कि कितना डीप डिस्कशन है, कितने छोटे ग्राउंड लेवल पे हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हो भी जाए, इंसान है, गलती होती है, चीज़ें हो भी जाए तो उनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच हमें इतना एनलाइटन करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।